पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर के अपना कोई काम शुरू करते हैं और बदले में वो ये तय करते हैं कि हमें उससे मिलने वाला प्रॉफिट हम शेयर करेंगे। मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप टू या मोर पीपल्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे। पार्टनरशिप में को ऑनरशिप होती है, एक से ज़्यादा पीपल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप होती है टू और मोर पीपल के बीच में एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप में ये होता है कि इनको क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली हम पार्टनर्स बोलते हैं। ये सब अपने अपने तरफ से जो भी उनका इन्वेस्टमेंट बनता है वो उसको करते हैं और उसको चलाते हैं, काम का बंटवारा अपने हिसाब से कर लेते हैं। जो सारी चीज़ें होती है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होती है। उस एग्रीमेंट में वो ये क्लियर लिख के रखते हैं कि कौन कितनी कैपिटल लेकर के आएगा, किसको प्रॉफिट में क्या हिस्सेदारी दी जाएगी। ये एक रिटर्न भी हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है। तो ये जो एग्रीमेंट उनके बीच में आपस में हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। वो जो एग्रीमेंट है उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ये वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। टाइटल डीड में भी रजिस्टर्ड इन इंडिया। ये बोला गया कि कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर करवाया जा सकता है। रजिस्टर करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है, उसका एक लीगल फॉर्म हो जाता है, तो वहाँ पर फिर कन्फ्लिक्ट्स के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि एग्रीमेंट मैक्स पॉसिबल को ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, डू नॉट शेयर ए कॉमन एसेंट्री ऑफ ए फैमिली। जो लोग अलग अलग रास्ते के हैं, एक फैमिली के मेंबर नहीं है और अपने आकर के को ऑनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट उनमें हर चीज़ को क्लियर करके चलता है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एग्रीमेंट रखना एक मेरिट है इसका। टू और मोर पर्सन्स होते हैं, ये भी एक फायदा है, क्योंकि अकेला पर्सन फंड्स नहीं लगा पाता, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा जो पर्सन्स होते हैं वो अपना फंड लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर इसको ये बेनिफिट मिलता है। और साथ में ये चीज़ और है कि पार्टनरशिप के अंदर कोई कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। सिर्फ इंडिविजुअल का ही पार्टनर होना जरूरी नहीं है। पार्टनर कौन बन सकता है, इंडिविजुअल भी बन सकता है, इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, और कोई कंपनी अगर है वो भी किसी फर्म के अंदर पार्टनर बन सकती है। तो यहाँ पे इसके ये दोनों ही बेनिफिट्स है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है उसके ऊपर लिमिट लगाई हुई है। नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर लिमिट लगाई हुई है। ये ऐसे बोलते हैं कि नॉर्मली नंबर ऑफ जो पार्टनर्स है वो अगर बैंकिंग बिजनेस के लिए आप एक साथ हुए हो तो 10, और अगर अदर बिजनेस के लिए आपने पार्टनरशिप करी तो मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बैंकिंग बिजनेस मस्ट नॉट हैव मोर देन 10 पार्टनर्स। बैंकिंग के अंदर 10 बोले गए हैं और अदर बिजनेस के अंदर ये 20 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ पर्सन्स की मैक्सिमम लिमिट डिसाइडेड है। प्रॉफिट शेयरिंग ये बेनिफिट है इसका, क्योंकि सब कुछ रिस्क भी वो शेयर करते हैं और प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, और ये चीज़ें क्या होती है, एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होती है। तो यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है और वो आपस में लॉस और प्रॉफिट को शेयर करते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्ट क्वाइट वाइड। बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में वाइड होता है, और यहाँ पे वाइड से मतलब ये है कि जो बिजनेस है वो आप किसी भी सेक्टर का कर सकते हो, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा लोग मिले, तो ये आपका प्रोफेशन भी हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी ऑक्यूपेशन आप कर सकते हैं, वो आपका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी कोई भी आप कर सकते हो इसमें पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि इसका एरिया वाइड हो चुका है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पर आप सर्विस भी दे सकते हो और कोई प्रोडक्शन प्रोसेस भी कर सकते हो, whatever you want to do। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी होती है सब आपस में एक दूसरे के साथ एक कॉमन इंटरेस्ट उनका ओवरऑल पर्पस क्या होता है कि पूरे फर्म को फायदा हो, मतलब पूरे फर्म को एक मानते हुए वो काम करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी के रूप में उनके बीच में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, मिलकर के काम करते हैं कॉमन इंटरेस्ट के लिए। तो ये उसका एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर कलेक्टिव कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर रिजल्ट बेटर निकल करके आते हैं। लेकिन लिमिटेशंस ये है कि अगर कोई पार्टनर कोई गलत काम करता है और फर्म का नाम यूज कर लेता है तो फर्म को उसका नुकसान होगा, या फिर वो फर्म के अंदर ही कुछ गलत कर लेता है तो बाकी पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि वहाँ पर अगर कोई मिसडीड हो जाती है, कोई गलत काम हो जाता है, गलत तरीके से पार्टनर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो इसका एक इफेक्ट है। क्योंकि अगर आप साथ में काम करें तो एक पर्सन की गलती को दूसरी पर्सन को भुगतना पड़ता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे बोला गया है कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो वैसे तो लिमिटेड होती है, लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी का केस हो गया
तो जो वो पार्टनर्स हैं वो अपने पर्सनल से और अपने उसके बिजनेस की प्रॉपर्टी से दोनों से पेमेंट करेंगे। वैसे उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में अगर इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आती है जहाँ पर लायबिलिटी असेट से ज़्यादा हो गई, तो ऐसे में उनको अपनी पर्सनल असेट्स को भी यूज़ करना पड़ सकता है उस लॉस को रिकवर करवाने के लिए। फैट एज ए गोइंग कंसर्न को लेकर के ये बोलता है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आती है। जैसे ही पार्टनर गए वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ये आगे सक्सीड नहीं होता है। इसमें मान लीजिए 5 लोगों ने बनकर के पार्टनरशिप बनाई थी, अब इसमें से 2 लोग निकल गए, तो यहाँ पे 3 का पार्टनरशिप रह गया। वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को रख सकते हैं कि हम 3 मिलकर के अब इसको आगे कैरी कर रहे हैं, इन 2 के साथ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं, और वो चाहे तो पूरा का पूरा बिजनेस बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई सक्सेशन नहीं होता है, ये अपने पार्टनर्स के आपस के बीच के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर वो अलग हो गए हैं तो फर्म वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप नहीं होता, जल्दी से ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि नया पार्टनर अगर आएगा, इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होता। आपको अगर बिजनेस को और चलाना है, ऑनरशिप में और इंक्रीज करनी है, ऑनरशिप किसी और को देनी है, तो वहाँ पर सबसे पहले न्यू पार्टनर को एडमिट करो। न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कंसेंट की जरूरी है। अगर वो सब कंसेंट दे देते, अपनी हाँ में रजामंदी देते हैं, तो वहाँ पर न्यू पार्टनर एंट्री करता है और वो ऑनरशिप में हिस्सा ले सकता है। तो डिपेंड करता है कि अदर पार्टनर्स का क्या ओपिनियन इसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट आपका आता है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बोलता है कि LLP पार्टनरशिप का एक फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करके इसका एक नया फॉर्म निकाला। बोले पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड कर दी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, पर्सनल सेट पर जा रहे थे, तो ये बोल रहा है कि LLP के अंदर हमने पार्टनर्स की लायबिलिटी कर दी लिमिटेड, लेकिन साथ में हमने ये बोल दिया कि ये स्टैट्यूटरी लीगल बॉडी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब इसमें कुछ फीचर्स कंपनी के डाले, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के डाले, और मिलाकर के एक बीच का मिक्स बना दिया। बीच का मिक्स ये बना दिया कि यहाँ पे ये बोले कि जो लायबिलिटी है वो पार्टनर्स की क्या होगी, लिमिटेड होगी। पार्टनरशिप LLP एक्ट 2009 में इसका इनकॉर्पोरेशन करना होता, कंपलसरी कर दिया। कंपनीज को रजिस्टर करवाना जैसे कंपलसरी है, वैसे ही LLP को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, मैंडेटरी कर दिया। हालांकि पार्टनरशिप जो हमने पढ़ी थी उसमें कंपलसरी नहीं था, मे बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड हो सकती है, ऐसा बोला गया है इंडिया के अंदर, लेकिन LLP को बोला गया कि ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट ये बोलता है कि जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो इसको गवर्न करती, क्या करती है, वो इसको गवर्न करती है। इसके बारे में जो भी रेगुलेशंस है वो MCA करती है। एक बोला गया कि अपॉन इनकॉर्पोरेशन LLP के जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है वो एग्जिस्टेंस में आती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी माननी जाएगी। मतलब LLP का खुद का एग्जिस्टेंस उसके पार्टनर्स के साथ में क्या है, सेपरेट है। मतलब आप सारे पार्टनर चले भी जाएंगे तो भी LLP बनी रहेगी। पार्टनरशिप पे हमने बोला कि अगर पार्टनर्स चले गए तो पार्टनरशिप खत्म। LLP में ये बोला गया है कि अगर पार्टनर्स चले भी गए तो भी LLP बनी रहेगी, LLP के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो उसी नाम से, उसी आइडेंटिफिकेशन नंबर से रहेगी। उसमें और कोई नया पार्टनर बन सकता है, वो एक अलग बात है। उसके अलावा ये बोल रहा है कि जो इनकॉर्पोरेशन है वो फीचर्स ऑफ मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन को लेकर के जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे LLP में देखने को मिलते हैं। LLP अपने आप एक हाइब्रिड फॉर्म है। हाइब्रिड फॉर्म का मतलब कि कुछ पार्ट इसने पार्टनरशिप का लिया, कुछ पार्ट इसने कंपनीज के इनकॉर्पोरेशंस को लेकर के लिया, तो दोनों के फीचर्स इसके अंदर शामिल है। तो इनकॉर्पोरेशन को लेकर के उसको कुछ मैंडेटरी फीचर्स को फॉलो करना होता है। इसमें लिमिटेशंस जो है वो अनलिमिटेड भी होती है और अनसर्टेनिटी भी होती है। जो ट्रेडिशनल जो पार्टनरशिप होती है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और अनसर्टेनिटी होती है गोइंग कंसर्न को लेकर के। लेकिन लिमिट जो LLP है उसमें लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड। पहली चीज़ तो ये चेंज आया। दूसरा चीज़ ये कि गोइंग कंसर्न को लेकर के कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि ये सेपरेट है। अगर सारे पार्टनर्स चले भी गए तो भी LLP पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब गोइंग कंसर्न को लेकर के भी कोई अनसर्टेनिटी यहाँ पर नहीं है। फीचर्स देख लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर उसने फ्रॉड किया है तभी उसकी लायबिलिटी निकल करके आएगी, अदरवाइज लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से। तो ट्रेडिशनल में लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, उनके पर्सनल एसेट से रिकवर किया जा सकता है। ये एक तरीके से LLP का बेनिफिट है। जो पुरानी जो पार्टनरशिप का फॉर्म था उसके कंपैरिजन में ये इसके अंदर एक बेनिफिट दिया गया है कि आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी इनकॉर्पोरेशन करवाना होता है, उन फॉर्मेलिटीज को इसमें पूरा करना होता है।
पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप को जो पार्टनरशिप का नॉर्मल ओरिजिनल जो फॉर्म है उसमें मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे इसको फायदा ये मिल गया कि अगर आपने इसको मैंडेटरी रजिस्टर करवा लिया है तो ये आपके एमसीए के जो बेनिफिट्स है उनको फ़ायदा उठा सकती है, और एमसीए के रेगुलेशंस को फॉलो करती है तो उसके अंदर लोगों की क्रेडिबिलिटी, जो उसका भरोसा है, वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है, एलएलपी के अंदर ये कंपनी का एक फीचर डाला गया है। नॉर्मल पार्टनरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ये इसका फ़ायदा है क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है कि पार्टनर्स आए या जाए लेकिन फर्म गोइंग कंसर्न रहेगी, ये सर्टेनिटी यहाँ पर आ जाती है। मिनिमम 2 एंड नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एलएलपी के अंदर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जबकि नॉर्मली हमने ये बोला था पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 100 पार्टनर्स होनी चाहिए इन नॉर्मल सेंस। अगर इंडिया में हम बात करें तो 10 और 20 का इसमें लिमिट लगाया गया है। यहाँ पर अपर लिमिट नहीं है, उसकी वजह से बिजनेस का स्कोप जो है वो एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस लगाने के लिए जो पार्टनर्स है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं और वो काम करने वाले लोग भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसका एक्सपांशन ज़्यादा होगा। ये भी इसका एक मेरिट है। आरओसी इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसका आरओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है वो कंपनीज के रजिस्ट्रेशन करता है, उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो उनको वो रखता है। तो एलएलपी के लिए भी उसी आरओसी को अपॉइंट किया गया है कि जो आरओसी कंपनीज के लिए वही एलएलपी के लिए है, और वो उसको एडमिनिस्टर करेगा, उसके चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उसके पास रहेंगे। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, यहाँ पे जो पार्टनरशिप थी उसमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, जबकि एलएलपी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो स्टेक होल्डर्स के अंदर एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। पार्टनरशिप के अंदर आपको कोई ज़्यादा कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करनी होती, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कंप्लायंसेस होती है। जैसे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको कुछ कंप्लायंसेस फॉलो करनी होती है, जैसे दिन आपको लेना होता है, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंसेस बढ़ गई है, एलएलपी पे कंप्लायंसेस बढ़ गई है पार्टनरशिप के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर ये इसका क्या है, एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट आता है एवरी पार्टनर इज ओनली एजेंट ऑफ फर्म। यहाँ पे जो पार्टनर है वो उसके ऑनर नहीं होते। ऑनर क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके जाने के बाद में भी एलएलपी एग्जिस्टेंस में, इसका मतलब ये इसके रियल ऑनर नहीं है, ये एक एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। और जो नॉर्मल पार्टनरशिप है उसमें वो सारे इसके ऑनर होते हैं। यहाँ पे इसमें ये बोला गया है कि जो हर एक पार्टनर होता है वो फर्म का भी एजेंट होता है और अदर पार्टनर्स का भी, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के केस में ये बोला गया है कि वो फर्म के लिए भी एक एजेंट के रूप में काम करेंगे, और साथ ही साथ उनके अदर पार्टनर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो उनके भी एजेंट के रूप में काम करते हैं। एलएलपी में इसका बेनिफिट क्या निकल करके आया? एलएलपी में बोला कि एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, आपस में एक दूसरे की कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, तो वो एक दूसरे से क्या है, फ्री है, फ्रीडम है, बाध्य नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं बनती है। तो एक तरीके से यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या हो गया है, बर्डन जो है डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट आपका आता है कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट होता है जो अपने मेंबर से सेपरेट होती है, उसमें जो भी मेंबर बनता है उसका ऑनर जो भी होता है वो उससे सेपरेट होती है। जैसे ही कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस लेकर के आती है। एक लॉ के अंदर हमको इसका फॉर्म करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। पहले ये था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के ही कंपनी बना सकते हैं। अब क्या कर दिया कि जो सिंगल पर्सन है वो भी कंपनी को फॉर्म कर सकता है। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी के नाम से उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 जो नया एक्ट आया है उसके अंदर ओपीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डाल दिया गया है। ये बोलते हैं कि इनकॉर्पोरेशन आपको करना है, स्मॉल कंपनी हो या लार्ज स्केल कंपनी, उसके जो भी रूल्स हैं इनकॉर्पोरेशन के वो आपको फॉलो करने हैं। रूल्स जो है, अगर आपको इनकॉर्पोरेशन करवाना है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है उसके पास ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होगी, सब्सक्राइबर्स लाने होंगे, मेंबर्स अलग होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, उसकी मीटिंग्स वगैरह को लेकर के भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, कितने नंबर ऑफ मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मीटिंग्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारे के सारे कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। तो हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर क्या क्या आता है। ये एक क्या होती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि ये एसोसिएशन होता है 2 और मोर पर्सन्स का, लेकिन अब ओपीसी का कॉन्सेप्ट आ गया 2013 के कंपनीज एक्ट में। यहाँ पे ये एक और बोलता है कि इनकॉर्पोरेशन आप स्मॉल लेवल की जो कंपनीज है उनका इनकॉर्पोरेशन भी करना आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी इसके प्रोसीजर्स को क्या कर दिया गया है,
लाइट कर दिया गया है या रिलैक्सेशन इसमें दे दी गई है। डोरमेंट कंपनीज होती है, डोरमेंट कंपनीज वो होती हैं जो इस्टेब्लिश तो हो गई है, आज की डेट में रजिस्टर हो गई है, लेकिन किसी फ्यूचर में वो काम करेगी। आज उन्होंने अपना इनकॉर्पोरेशन करवाया है इस पर्पस के साथ में कि मैं नियर फ्यूचर में 2 साल 4 साल बाद अपना बिजनेस शुरू करूंगी, और आज वो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कंपनी का करवा रही हूँ। तो ये जो कंपनी है जो आज की डेट में काम नहीं कर रही है लेकिन फ्यूचर में करेगी, तो उसे बोला जाता है डोरमेंट कंपनी। नेक्स्ट आता है कि कंपनीज को एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फाइल करने होते हैं। एमओए के अंदर क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करेगी, कैसे कैसे करेगी, क्या उसकी लोकेशन होगी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, चेंज की क्या प्रोसीजर्स होगी, ये सारे इसमें लिखे हुए होते हैं, एक्टिविटीज क्या क्या करेगी। और एओ में लिखा हुआ होता है कि अंदर कैसे काम किया जाएगा, वो तो मेन जो था उसका परफॉर्मर था। एमओए बताता है ये काम करेगी, अब वो काम कैसे किए जाने हैं वो सब बताया जाता है एओए के अंदर। ये इंटरनल रेगुलेशंस के लिए एओए होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और इसके अलावा ये बोलता है कि यहाँ पर कंपनी को अगर पैसे जुटाने होते हैं तो वो पब्लिक से पैसे कलेक्ट कर सकती है। यहाँ पे ये नहीं है कि जो इसके मेंबर्स है वही पैसे लगाएंगे, जो इसके ऑनर है वो पैसे लगाएंगे। ऑनर्स बाहर से भी पैसा पब्लिक से भी ले सकते हैं, उसके लिए उन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। अगर कंपनी को लिस्टेड करवाया जा रहा है, अगर लिस्टेड कंपनीज है तो उसके लिए आपको सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे कंपनीज एक्ट के साथ साथ में, क्योंकि सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है वहां पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये सेबी और कंपनीज एक्ट दोनों के जो रेगुलेशन से प्रोविजन उनको कंप्लाई करेगी। स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है, उसकी एक अलग प्रोसीजर है। स्टैट्यूटरी ऑडिट आपकी सेक्शन 139 में होती है, ऑडिट के अंदर आप पढ़ोगे। उसके अलावा ये बोलता है कि जो सेबी है वो अपनी सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग्स के लिए शेयर्स या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है जो लिस्टेड किए गए हैं उसके लिस्टिंग एग्रीमेंट्स उसको फॉलो करने के लिए बोल सकती है। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबल कंपनी के पर्सन कौन कौन अकाउंटेबल होंगे, कोई भी गलती होती है तो ये बोला गया है कि कोई भी ट्रेडिंग सब सेबी के अंदर की जा रही है तो सेबी के कंट्रोल में ये सारी चीज़ें होती है और सेबी उसको ओवरलुक करती है। कंपनियां पब्लिकली ट्रेडेड भी होती है, लिस्टेड कंपनीज भी होती है, उनके लिए कंपनीज के अलग रेगुलेशंस हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके कंप्लाइंसेस अलग हैं। तो यहाँ पे ये कंपनीज के अभी बाइफर्केशन किया गया कि कोई सी प्राइवेट कंपनी है और अगर पब्लिक कंपनी है तो उनके आपस में क्या रेगुलेशंस हैं। यहाँ पे इनका बाइफर्केशन किया गया है, टेबल में आप देख सकते हो कि फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं लेकिन पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो लोअर नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स टू ईज ऑफ फॉर्मेशन, प्राइवेट कंपनी में कम मेंबर्स होने की वजह से इसको स्टैब्लिश करना क्या होता है, ईजी होता है, क्योंकि 2 लोग मिलकर के स्टैब्लिश कर लेते हैं। पब्लिक को बनाने के लिए मिनिमम 7 चाहिए तो 7 लोगों का एक कंसेंट में होना जरूरी है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कंपेरेटिवली प्राइवेट के। प्राइवेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट दी गई है 200 की, लेकिन पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक में बेनिफिट है कि कोई अपर लिमिट नहीं होने से यहाँ पर जो फंड्स हैं वो एक लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन का मेंबर बनता है वो उसमें फाइनेंस लगाता है। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के अंदर अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शंस है। प्राइवेट कंपनी जल्दी से अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्योंकि लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में तो वो उसके शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं। और यहाँ पे पब्लिक कंपनी को एक फायदा है कि वो लिक्विडिटी उससे क्रिएट कर सकती है। लिक्विडिटी का मतलब उसके पास कैश की अगर कमी है, वो फाइनेंस अरेंज करना चाहती है तो वो शेयर्स का एक्सचेंज करके उनको ट्रेड करके पैसे अरेंज कर सकती है, तो ये बेनिफिट है पब्लिक कंपनी को। उसके बाद आता है कि प्राइवेट कंपनी में जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो मिनिमम 2 होने चाहिए और पब्लिक में 3 होने चाहिए, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बोर्ड अगर कम है तो वो उसकी एफिशिएंसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस को चलाने वाले पर्सन होते हैं, जो डायरेक्टर्स है वो पैसा मेंबर्स का होता है पर उसको अरेंज कौन करता है, उसको कलेक्ट कौन करता है, वो सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। प्राइवेट कंपनी आर एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कमिटीज, कुछ कमिटीज कंपनियों को बनानी होती है, जैसे बोर्ड कमिटीज हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी होगी, ऑडिट कमेटी होगी, CSR कमेटी हो गई, रेम्यूनरेशन को लेकर के कमेटी होगी। तो ये बताया गया कि प्राइवेट कंपनी इन सबके फॉर्मेशन के पर्वे से बाहर है, प्राइवेट कंपनी को इनसे एग्जेम्पशन दी गई है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है। पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी जो है अगर इसमें कमिटीज नहीं है, इसका मतलब सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद करेगा, कमिटीज का इंटरफेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो थोड़ा सा लिबरल होता है, क्योंकि इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया कि जैसे ही इनकॉर्पोरेशन हुआ है
वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। मतलब सिर्फ इनकॉर्पोरेशन करवाना फिर बिजनेस शुरू करो। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया है कि पहले आप इनकॉर्पोरेशन करवाओ, उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लो। कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट अलग से लो, पहले इनकॉर्पोरेशन करवाओ फिर कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लो। मतलब 2 सर्टिफिकेट लेने होते हैं, एक इनकॉर्पोरेशन का कि हमारी कंपनी बन चुकी है, फिर परमिशन लेनी होती है कि हम अब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो पब्लिक कंपनी में 2 फॉर्मेलिटीज हो गई, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 1 फॉर्मेलिटी हो गई। तो यहाँ पे फॉर्मेलिटीज कम होने की वजह से प्राइवेट कंपनी इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा क्या होता है, ईजी हो जाता है। इसी के साथ अब हम इसका चैप्टर हमारा जो था फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा वो हम देख लेते हैं। हमने बात की कि बिजनेस क्या होता है। सेकंड हमने बोला कि डोमेन ऑफ BCK जो एक स्पेसिफिक एरिया स्पेशलाइजेशन का होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन ऑफ BCK हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने बात की उसके फीचर्स की। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है ये भी हमने देखा। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमने बिजनेस का भी बात करके हमने बिजनेस के फीचर्स की भी बात की, बिजनेस के क्या फीचर्स होते हैं। हमने डिस्टिंग्विश किया, डिफ्रेंशिएट किया किस किस को, बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। उसके अलावा हमने बात की डिफरेंट फॉर्म्स की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। उस बिजनेस के फॉर्म्स के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा। उसके अलावा हमने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप देखा। एक हमने HUF की बात की, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही उसके मेंबर होते हैं। उसके अलावा हमने LLP और कंपनी। तो इस तरीके से हमने पूरा ये जो चैप्टर है उसमें हमने बेसिक बिजनेस क्या होता है और उसके क्या क्या तरीके से ये किया जा सकता है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसके अंदर क्या क्या कवर्ड है, क्या अनकवर्ड है, उसके फीचर्स, उसके अदर्स जो पार्ट्स हैं उनसे कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर कवर की। और इसी के साथ आपका जो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है।